हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम रीजन समाचार। तो हमारी सीरीज लखनऊ के कस्बों की कहानी में नगराम के बाद आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक ऐसे कस्बे में जिसका इतिहास अपने नाम से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ राजाओं की कहानी है, पुराने तालुकेदारों का दौर है, ऐतिहासिक बाजार है और 1857 की हलचल की भी अपनी एक दास्तान है। तो चलिए आज जानते हैं मोहनलालगंज की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। लखनऊ से कुछ दूरी पर बसा हुआ एक कस्बा नाम है मोहनलालगंज। आज अगर हम मोहनलालगंज का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक व्यस्त बाजार, तहसील, सड़कें और आसपास फैले हुए गांवों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी साधारण से दिखाई देने वाले कस्बे के पीछे राजपूतों की पुरानी बस्तियों, तालुकेदारों, राजा महाराजाओं, पुराने बाजारों, मंदिरों और 1857 की उथल-पुथल से जुड़ी एक लंबी कहानी छिपी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात, आज के मोहनलालगंज का नाम जितना पुराना दिखाई देता है, उसका वर्तमान कस्बाई स्वरूप उतना पुराना नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1859 से भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मोहनलालगंज से पहले की दुनिया। आज जहां मोहनलालगंज दिखाई देता है, वहां 1859 से पहले कोई भी आधुनिक कस्बा इस रूप में मौजूद नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इलाका सुनसान था। इसके आसपास सदियों से गांव और बस्तियां मौजूद थीं। यह पूरा क्षेत्र अवध के उस उपजाऊ भूभाग का हिस्सा था जहां खेती, गांवों और स्थानीय जमींदारों की व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई। लखनऊ और आसपास का इलाका प्राचीन काल में कोसल क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। हालांकि वर्तमान मोहनलालगंज को सीधे किसी प्राचीन राजा या राज्य से जोड़ने में सावधानी रखनी चाहिए। इस क्षेत्र का स्पष्ट इतिहास हमें मध्यकालीन बस्तियों और स्थानीय राजपूत शक्तियों के इतिहास से ज्यादा साफ दिखाई देता है। राजपूत बस्तियां और सिसेंडी। मध्यकाल में अवध के इस हिस्से में अलग अलग राजपूत समुदायों की बस्तियां विकसित हुईं। पुराने ऐतिहासिक विवरणों में गौतम और अमेठिया राजपूतों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं पुराने राजपूत केंद्रों में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सिसेंडी। आज सिसेंडी मोहनलालगंज क्षेत्र का एक गांव है, लेकिन कभी यह एक महत्वपूर्ण स्थानीय तालुकेदारी केंद्र था। और यहीं से मोहनलालगंज की कहानी में पहली दिलचस्प लोक कथा प्रवेश करती है। भूराज सिंह और भूरा बाबा की कहानी। सिसेंडी की स्थानीय परंपरा में एक कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में भूराज सिंह नाम के एक गौतम राजपूत योद्धा कन्नौज के राजा की सेवा में थे। उस समय आसपास के इलाके में अलग अलग स्थानीय शक्तियों का प्रभाव था। कहानी के अनुसार एक भर शासक ने पड़ोसी क्षेत्र के एक जानवर सरदार की बेटी से विवाह करना चाहा, लेकिन जानवर सरदार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। विवाद बढ़ा तो जानवर सरदार ने भूराज सिंह से मदद मांगी। कहा जाता है कि भूराज सिंह ने वहां जाकर युद्ध किया और उस क्षेत्र में गौतम राजपूतों का अधिकार स्थापित हुआ। आगे की स्थानीय परंपरा सिसेंडी की स्थापना को शिव सिंह से जोड़ती है। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प निशानी आज भी लोक विश्वास में मौजूद बताई जाती है। सिसेंडी में पत्थरों का एक छोटा समूह भूरा बाबा के नाम से पूजे जाने की बात स्थानीय इतिहास में मिलती है। लोग उसे इसी भूरा सिंह की स्मृति से जोड़ते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, ये कहानी स्थानीय परंपरा और वंशावली पर आधारित है, इसीलिए इसे पूरी तरह प्रमाणित इतिहास नहीं, बल्कि सिसेंडी से जुड़ी एक पुरानी लोक कथा के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसी लोक कथाएं हमें ये ज़रूर बताती हैं कि किसी जगह के लोग अपने अतीत को किस तरह याद रखते हैं।
सिसेंडी का बढ़ता प्रभाव। समय गुजरता गया, दिल्ली और कन्नौज की राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं। मुगल सत्ता आई, फिर मुगल सत्ता कमजोर हुई और 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों का प्रभाव बढ़ने लगा। जब 1775 में आसिफउद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की, तो लखनऊ और उसके आसपास के पूरे इलाके का महत्व बढ़ गया। मोहनलालगंज के आसपास की जमीन भी इसी अवध की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा थी। इस समय स्थानीय तालुकेदारों की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। तालुकेदारों का दौर। अवध में बड़ी बड़ी भूमि संपत्तियां तालुकेदारों के हाथों में थीं। एक तालुकेदार के अधीन कई गांव हो सकते थे। उसके पास जमीन थी, राजस्व था, स्थानीय प्रभाव था और कई बार अपनी निजी सैन्य शक्ति भी। मोहनलालगंज क्षेत्र में भी ऐसे प्रभावशाली परिवार थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आगे चलकर सामने आता है, राजा काशी प्रसाद। उनका संबंध सिसेंडी से था, लेकिन अभी तक मोहनलालगंज उस रूप में सामने नहीं आया था जैसा हम आज जानते हैं। वह कहानी अभी शुरू होने वाली थी। मोहनलालगंज का जन्म। अब हम पहुंचते हैं 1859 में। यह वो साल है जिसने इस पूरे इलाके की पहचान बदल दी। राजा काशी प्रसाद ने मऊ गांव के क्षेत्र में एक बड़ा बाजार स्थापित कराया और इस बाजार का नाम रखा गया मोहनलालगंज। लेकिन यह नाम क्यों रखा गया? कहा जाता है कि राजा काशी प्रसाद ने इस बाजार का नाम अपने ससुर मोहनलाल के नाम पर रखा, यानी मोहनलाल और गंज, मोहनलालगंज। और इसी बाजार ने धीरे धीरे एक कस्बे का रूप लेना शुरू किया। राजा ने बाजार पर इतना पैसा क्यों लगाया? पुराने विवरणों के अनुसार राजा काशी प्रसाद ने बाजार के निर्माण पर लगभग 50,000 रुपये खर्च किए थे। इसके बाद बाजार में नालियों, पक्के बरामदों और अन्य निर्माण पर लगभग 30,000 रुपये और खर्च किए गए। आज 50,000 या 30,000 रुपये शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह बहुत बड़ी धनराशि थी। इससे पता चलता है कि यह कोई सामान्य ग्रामीण हाट नहीं था। राजा काशी प्रसाद ने इसे एक बड़ा और व्यवस्थित व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते थे। बाजार के प्रवेश पर बड़े मेहराबदार द्वार होने का भी पुराने विवरणों में उल्लेख मिलता है। गांवों से बैलगाड़ियों पर अनाज आता था। व्यापारी कपड़े और दूसरी चीजें लाते थे और धीरे धीरे मोहनलालगंज आसपास के गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया। बाजार से कस्बा। किसी कस्बे का जन्म केवल दुकानें खुलने से नहीं होता। पहले बाजार आता है, फिर व्यापारी आते हैं, फिर कारीगर आते हैं, फिर लोग बाजार के आसपास घर बनाते हैं, फिर रास्ते विकसित होते हैं, फिर प्रशासन आता है और धीरे धीरे एक कस्बा जन्म लेता है। मोहनलालगंज के साथ भी लगभग यही हुआ। इसके आसपास पहले से बड़ी ग्रामीण आबादी थी, कृषि उत्पादन था, तालुकेदारों का प्रभाव था और लखनऊ से दूसरे इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते भी थे। इन सब ने मिलकर मोहनलालगंज को तेजी से विकसित किया। काशीश्वर महादेव मंदिर की कहानी। बाजार बसाने के लगभग एक साल बाद 1860 में राजा काशी प्रसाद ने काशीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ऐसा उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। इस मंदिर ने मोहनलालगंज को सिर्फ व्यापारिक पहचान नहीं दी, बल्कि धार्मिक पहचान भी दी। पुराने विवरणों में मंदिर की भव्यता और उसके ऊंचे शिखर का उल्लेख मिलता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर के शिवलिंग में शिव परिवार की आकृतियां दिखाई देती हैं। आज भी यह मंदिर मोहनलालगंज की पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है। और सोचिए, एक साल पहले बाजार बना, अगले साल मंदिर बना।
यानी जिस समय मोहनलालगंज कस्बे का रूप ले रहा था, उसी समय उसकी आर्थिक और धार्मिक दोनों पहचानें बन रही थीं। 1856 और अवध पर अंग्रेजों का अधिकार। लेकिन मोहनलालगंज की कहानी के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आ चुका था। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने शासन में मिला लिया। अवध के नवाबों की सत्ता समाप्त हो गई। तालुकेदारों और स्थानीय शासकों के सामने नई परिस्थितियां पैदा हो गईं। लोगों में असंतोष बढ़ता गया और अगले ही साल 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। 1857 और मोहनलालगंज। 1857 में लखनऊ और आसपास का पूरा इलाका उथल-पुथल में था। मोहनलालगंज और सिसेंडी भी इस राजनीतिक वातावरण से अलग नहीं थे। और इसी समय राजा काशी प्रसाद की भूमिका को लेकर एक दिलचस्प कहानी सामने आती है। स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों में कहा गया है कि राजा काशी प्रसाद ने अंग्रेजों का साथ दिया। बाद के अभिलेखों में यह भी दर्ज मिलता है कि सिसेंडी एस्टेट उन तालुकों में शामिल था जिन्हें 1857 के बाद जब्ती से बचा लिया गया। काशी प्रसाद को सिसेंडी का प्रमुख तालुकेदार माना गया। यही वजह है कि कुछ स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों के साथ उनके संबंधों ने उनके एस्टेट को बचाने में भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों की कितनी और किस तरह सहायता की, इसकी हर कहानी समान रूप से प्रमाणित नहीं है। इसलिए इसे इतिहास और स्थानीय परंपरा दोनों को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। राजा काशी प्रसाद और सिसेंडी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अवध की जमीन और तालुकेदारी व्यवस्था को नए तरीके से व्यवस्थित किया। सिसेंडी एस्टेट बना रहा। बाद में 1869 के अवध एस्टेट एक्ट से जुड़ी सूचियों में भी काशी प्रसाद और उनके एस्टेट का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह था कि 1857 के तूफान के बाद भी सिसेंडी परिवार की जमीन और सामाजिक स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बल्कि परिवार आगे भी प्रभावशाली बना रहा। सिसेंडी से मोहनलालगंज की सड़क। राजा काशी प्रसाद की एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्थानीय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्होंने सिसेंडी से मोहनलालगंज को जोड़ने वाली सड़क बनवाई। यह सड़क आगे जबरौली तक जाती थी और नई सदी पर पुल बनवाने का भी उल्लेख मिलता है। इससे एक बात साफ समझ में आती है, मोहनलालगंज सिर्फ अचानक बनाया गया बाजार नहीं था, इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। सिसेंडी का तालुका, सड़क, मोहनलालगंज का बाजार, आसपास के गांव और व्यापार। राजा की मृत्यु और विरासत की कहानी। राजा काशी प्रसाद की मृत्यु 1873 में हुई, लेकिन उनके बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने 1866 में एक बच्चे को गोद लिया था, जिसे बाद में चंद्रशेखर नाम दिया गया। काशी प्रसाद की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर उनके उत्तराधिकारी बने। बाद में इस परिवार में उत्तराधिकार को लेकर विवाद भी पैदा हुए। रानी सुभद्रा कुंवर का नाम इस कहानी में आता है। उन्होंने आगे चलकर विजय कुमार को गोद लिया और इस उत्तराधिकार को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा। यानी सिसेंडी और मोहनलालगंज की कहानी में सिर्फ राजा और बाजार नहीं थे, इसमें वंश, गोद लेना, संपत्ति और अदालत की लड़ाई भी शामिल थी। मोहनलालगंज का व्यापार। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक मोहनलालगंज एक महत्वपूर्ण स्थानीय व्यापारिक केंद्र बन चुका था। यहाँ मुख्य रूप से अनाज और कपड़े का व्यापार होता था। आसपास के गांवों से किसान अपना अनाज बाजार में लाते थे, व्यापारी उसे खरीदते थे और बदले में गांवों को जरूरी सामान मिलता था। इस तरह मोहनलालगंज सिर्फ एक कस्बा नहीं था, वो आसपास के ग्रामीण समाज की आर्थिक धुरी बन चुका था। परगना मुख्यालय। मोहनलालगंज की एक और महत्वपूर्ण पहचान थी परगना मुख्यालय।
पुराने समय में परगना एक प्रशासनिक और राजस्व इकाई होती थी। कई गांव उसके अधीन होते थे। राजस्व और प्रशासन से जुड़े काम वहीं होते थे। इसलिए मोहनलालगंज का महत्व सिर्फ बाजार के कारण नहीं था, यह प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। यही वजह है कि समय के साथ इसकी भूमिका और मजबूत होती गई। आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। फिर जमीन और प्रशासन की पुरानी व्यवस्था बदलने लगी। जमींदारी और तालुकेदारी की पुरानी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हुई। जो परिवार कभी सैकड़ों गांवों और बड़ी जमीनों पर प्रभाव रखते थे, उनकी राजनीतिक और आर्थिक भूमिका बदल गई। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, बाजार, सड़कें और दूसरी इमारतें इतिहास की निशानी बनकर रह गईं। मोहनलालगंज भी धीरे धीरे आधुनिक प्रशासनिक केंद्र में बदलता गया। आज मोहनलालगंज लखनऊ जिले का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह तहसील है, विधानसभा क्षेत्र है, बाजार है। चारों तरफ तेजी से बढ़ते हुए गांव और नए निर्माण हैं। लखनऊ शहर का विस्तार भी धीरे धीरे इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आधुनिकता के बीच भी इसके अतीत की परतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। सिसेंडी आज भी मौजूद है। पुराने धार्मिक स्थल मौजूद हैं, पुराने बाजार की स्मृतियां मौजूद हैं और पुराने परिवारों की कहानियां आज भी लोगों की बातचीत में सुनाई देती हैं। आखिर मोहनलालगंज खास क्यों है? अगर हम मोहनलालगंज की पुरानी कहानी को एक साथ देखें तो हमें कई अलग अलग समय दिखाई देते हैं। एक तरफ हैं पुरानी राजपूत बस्तियां, फिर आता है सिसेंडी और गौतम राजपूतों की परंपरा, फिर आते हैं अवध के नवाब और तालुकेदार, फिर आते हैं राजा काशी प्रसाद, फिर 1859 में बनता है मोहनलालगंज का बाजार, 1860 में बनता है काशीश्वर महादेव मंदिर, फिर आता है 1857 का राजनीतिक तूफान। उसके बाद अंग्रेजी शासन के बीच मोहनलालगंज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित होता जाता है। और इस कहानी में दो चीजें खास हैं। पहली, मोहनलालगंज नाम एक व्यक्ति मोहनलाल की याद में रखा गया, और दूसरी, जिस राजा ने यह बाजार बसाया उसकी अपनी कहानी सिसेंडी, तालुकेदारी 1857 और बाद की विरासत की लड़ाइयों से जुड़ी हुई थी। इसलिए मोहनलालगंज को सिर्फ एक बाजार या तहसील समझना, उसके इतिहास को बहुत छोटा कर देना होगा। यह एक ऐसा कस्बा है जिसकी कहानी में राजपूतों की पुरानी बस्तियां हैं, तालुकेदारों की ताकत है, राजा की महत्वाकांक्षा है, बाजार की चहल पहल है, मंदिर की आस्था है, 1857 का तूफान है, और लोक कथाओं में बची हुई पुरानी यादें हैं। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतिहास हमेशा बड़े महलों और बड़ी राजधानियों में ही नहीं मिलता। कभी कभी वह किसी पुराने बाजार के नाम में छुपा होता है, किसी मंदिर की दीवार में छिपा होता है, किसी गांव के पुराने चबूतरे पर बचा होता है, या फिर किसी बुजुर्ग की जुबान से निकली एक कहानी में। और मोहनलालगंज ऐसा ही एक कस्बा है जिसका आज दिखाई देने वाला चेहरा नया है, लेकिन जिसकी मिट्टी में सदियों की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। तो ये थी मोहनलालगंज की कहानी, एक ऐसा कस्बा जिसके पीछे राजाओं, तालुकेदारों, पुराने बाजार, मंदिर और 1857 की कई दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। वक्त बदल गया, मोहनलालगंज बदल गया, लेकिन इसकी मिट्टी में इतिहास आज भी जिंदा है। तो आप सुन रहे थे लखनऊ के कस्बों की कहानी सिर्फ क्राइम रीजन समाचार पर। मिलते हैं अगली कहानी में लखनऊ के एक और ऐतिहासिक कस्बे के साथ। धन्यवाद।